हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है और बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इंसान की ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इस कोटेशन का मतलब ये है कि आप कितने दिन तक जिंदा रहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी उम्र में, अपने जीवन में करते क्या हैं इस समाज के लिए और इस देश के लिए। भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में जो कुछ भी किया वह इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना महत्वपूर्ण था कि आज भी हम उनको बड़े सम्मान के साथ नमन करते हैं, याद करते हैं और उनको शहीद आजम कहते हैं, यानी महान शहीद कहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं उनके जीवन और कार्यों के बारे में, क्योंकि 27 सितंबर उनकी जयंती भी है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि उनका जन्म हुआ था 27 सितंबर को 1907 में, और कहाँ? लाहौर में। यह लाहौर वह है जो पार्टीशन के बाद चला गया पाकिस्तान में। इनके पिता सरदार किशन सिंह थे और किशन सिंह स्वयं एक क्रांतिकारी थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे और इनकी माता का नाम था विद्यावती। और न केवल किशन सिंह बल्कि इनके जो छोटे भाई थे अजीत सिंह, वे भी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े हुए। तो आप कह सकते हैं कि भगत सिंह एक ऐसे परिवार से थे जहाँ पे क्रांतिकारी सोच इनके पहले भी थी और परिवार के सदस्य भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में किसी न किसी रूप से जुड़े। जहाँ तक भगत सिंह की बात है तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ते हैं 1920 और 22 के बीच, जब गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन फरवरी 22 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को इसलिए रोक दिया क्योंकि चौरा चौरी में, गोरखपुर के पास यूपी में, एक पुलिस चौकी पर लोगों ने आक्रमण कर दिया, वहां आग लगा दी और कई पुलिस वाले मर गए। यहाँ से मतभेद शुरू होता है गांधी और भगत सिंह का। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भगत सिंह ने यह कभी नहीं कहा कि क्रांति का एकमात्र तरीका बम और गोली है। इसके जस्ट उलट वो ये कहते हैं कि सामाजिक क्रांति या राजनीतिक क्रांति विचारों से होती है। क्रांति का जो जन्म होता है वह विचारों से होता है, बाद में उसको हम एक्शन में ले आते हैं। लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़े और पावन उद्देश्य के लिए हिंसा का प्रयोग वे जायज मानते थे। उनके लिए भारत की स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज़ थी और उसके लिए वे हिंसा का रास्ता भी अपना सकते थे। तो यहाँ से उनका विचार परिवर्तन होता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने 1926 में एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं नौजवान भारत सभा। ये संगठन उन्होंने बनाया और 1927 में पहली बार उनकी क्या होती है? गिरफ्तारी होती है। क्योंकि अंग्रेज ये देख रहे थे कि यह जो युवा है यह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो रहा है। तो उन्होंने अक्टूबर 26 में एक्चुअली एक बम कांड हुआ था लाहौर में, तो उसके साथ सरदार भगत सिंह को जोड़ करके गिरफ्तार किया। लेकिन अंग्रेजों को कोई ठोस सबूत नहीं मिला और 60,000, उस समय 60,000 बहुत बड़ी रकम होती थी, 60,000 रुपये की जमानत पे छोड़ा गया सरदार भगत सिंह को जेल। लेकिन मित्रों, भगत सिंह के लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट है वह पॉइंट है 17 नवंबर 1928। 17 नवंबर 1928 को क्या हुआ था? इस दिन लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। क्यों होती है?
क्योंकि 30 अक्टूबर को जब लाहौर पहुंचा था साइमन कमीशन, तो उसका ये विरोध करने के लिए वहाँ मौजूद थे। और तब एक एसपी था, पुलिस जो एसपी था जिसका नाम था स्कॉट ने इस लाठी चार्ज में चोट लगी सर पे लाला लाजपत राय को और उनकी डेथ हो गई 17 नवंबर 1928 को। जब इनकी डेथ होती है तो एक बासंती देवी हैं, बासंती देवी जो कि सीआर दास की पत्नी हैं, और उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु एक राष्ट्रीय अपमान है और क्या भारत में ऐसा कोई युवा नहीं है जो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला ले। यह बात भगत सिंह और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन थी आज़ाद वाली, उनको ये बात चुभी और उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेंगे। एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के तहत 17 दिसंबर 1928, देखिए एक महीने बाद ही लाहौर में स्कॉट को मारने की प्लानिंग बनी। इस प्लानिंग में स्कॉट तो बच गया क्योंकि वह नहीं था और पहचानने में गलती हुई और मारा गया एक दूसरा पुलिस अधिकारी जिसका नाम था जेपी सॉन्डर्स मारा गया है। इसमें 4 लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे, भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद। गोली चलाने की जो जिम्मेदारी थी राजगुरु और भगत सिंह पे थी। जयगोपाल को इंडिकेशन देना था कि नहीं वो आ रहा है और गोली चलाई जाए, और डीएवी कॉलेज जहाँ के स्टूडेंट रहे भगत सिंह, उसकी 4 दीवारी के पास आज़ाद पिस्टल के साथ तैयार थे कि यदि कुछ होता है तो वे एक कवर फायर देंगे। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। राजगुरु ने पहली गोली चलाई, उसके बाद भगत सिंह ने उस पर फायर कर दिया और जेपी सॉन्डर्स वहीं उसकी डेथ हो गई। उसके बाद एक चनन सिंह करके कांस्टेबल है जो इस घटना को देखता है और फिर वह पीछा करता है भगत सिंह और राजगुरु का, और फिर उसको आज़ाद ने मार दिया। तो 2 हत्याएं उस समय हुई, चनन सिंह और जेपी सॉन्डर्स की, और उसके बाद जो निर्धारित आवास जहां इनको पहुंचना था, साइकिल पे चल करके ये लोग वहां पहुंच गए। लेकिन इसके बाद पुलिस बहुत एक्टिव हो गई, उन्होंने चारों तरफ घेराबंदी कर लिया। और अब ये सवाल था कि आखिर लाहौर से और उस घर से जहां ये लोग छुपे हुए थे बाहर कैसे सुरक्षित निकाला जाए। तो इसके लिए भी एक प्लान बना। आइए देखते हैं उस प्लान। इस प्लान के अनुसार सुखदेव, जिनको फांसी दी गई भगत सिंह के साथ, सुखदेव मिलते हैं दुर्गावती से, जिनको दुर्गा भाभी भी कहा जाता है, और ये भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेती थी। तो इनके पास सुखदेव जाते हैं कि एक प्लान बनाया जाए और भगत सिंह और राजगुरु को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। प्लान के अनुसार भगत सिंह अपना दाढ़ी मूंछ साफ करते हैं, बाल कटवाते हैं और वेस्टर्न गेटअप हासिल करते हैं, और एक प्रकार से कपल बन करके दुर्गा भाभी और भगत सिंह स्टेशन जाते हैं, लाहौर स्टेशन जाते हैं, टिकट लेते हैं। उनका जो बच्चा है दुर्गा भाभी का, उसको ये गोद में लिए हुए हैं, और जो राजगुरु हैं वे थोड़े से फटे पुराने कपड़े पहन करके नौकर के रूप में सामान लेकर के चलते हैं। सब कुछ सही सलामत रहता है। लेकिन इनको जाना है, भगत सिंह को हावड़ा जाना है, लेकिन सीधी ट्रेन पकड़ना खतरनाक था क्योंकि लाहौर से हावड़ा जो ट्रेन जा रही थी उसकी बहुत अच्छी तरीके से चेकिंग हो रही थी। तो ये पहले जाते हैं कानपुर से फिर ये जाते हैं लखनऊ, और लखनऊ से 2 रास्ते पकड़े जाते हैं। राजगुरु चले जाते हैं बनारस और ये चले जाते हैं हावड़ा से भगत सिंह फिर आ जाते हैं सुरक्षित, और एक नया प्लान बनाते हैं
और प्लान के पीछे जो सोच है वह यह कि इस बाहरी सरकार को बाध्य किया जाए अपनी बातें सुनाने के लिए। तो प्लान बना और यह प्लान 8 अप्रैल 1919 लागू हुआ, जिसके तहत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी दिल्ली की आज जो लोकसभा है, उसमें बम प्लान बना और इसमें 2 लोग थे, भगत सिंह प्लस बटुकेश्वर दत्त। 2 लोगों ने बम फेंका। उस दिन पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे चर्चा हुई। उसके बाद वोटिंग होने जा रहा था। उसी पीरियड में इन्होंने खाली स्थान देख करके, इनका मोटिव ये नहीं था कि किसी को मारा जाए, वरना ये कहीं भी फेंकते तो 2-4 लोग मर सकते थे। इन्होंने खाली जगह पे जो गैलरी होती है उसमें डाला। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उसके बाद हम गिरफ्तारी देंगे और अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहाँ पे बम फेंका। इस गिरफ्तारी के बाद जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी वह थी 15 अप्रैल 1929 को। और 29 को ये हुआ कि जो लाहौर में इनकी बम फैक्ट्री थी क्रांतिकारियों की, वह पकड़ी गई और उसके कुछ ही दिन बाद सहारनपुर की बम फैक्ट्री भी पकड़ी गई। और इन दोनों रेड्स में हुआ क्या कि सुखदेव गिरफ्तार हुए, किशोरीलाल गिरफ्तार हुए, जयगोपाल गिरफ्तार हुए और कुछ और क्रांतिकारी भी गिरफ्तार हुए, जिनकी भूमिका बहुत ही बुरी रही इस संदर्भ में कि वे टूट गए और सरकारी गवाह बन गए। तो गिरफ्तारी के बाद फिर इनके ऊपर 10 जुलाई 1929 को ट्रायल शुरू। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और दूसरे क्रांतिकारियों की जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भारत का माहौल बड़ी तेजी से बदल रहा था। भगत सिंह के साथ पूरा देश था और लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेज ये सोच रहे थे कि जल्दी से इसका निपटारा हो। तो 1 मई 1930 को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल लॉर्ड इरविन ने गठित किया और फास्ट ट्रैक जिसको आप बोल सकते हो, और अंततः 7 अक्टूबर 1930 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी का ऐलान हो गया। यह जो फांसी दी गई वह जो सैंडर्स की हत्या थी और चनन सिंह की हत्या थी उसके कारण दी गई। यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पूरे ट्रायल के दौरान भगत सिंह का कोई वकील नहीं था। यह दुखद बात है कि इतना बड़ा देश, इतने बड़े बड़े वकील थे देश में, लेकिन कोई भगत सिंह का वकील नहीं बना। भगत सिंह ने अपना मुकदमा स्वयं लड़ा। हाँ, बटुकेश्वर दत्त के वकील थे आसफ अली और बटुकेश्वर दत्त बरी भी हो जाते हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील हुई, लेकिन जनवरी 1931 में उस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर फरवरी में मदन मोहन मालवीय ने लॉर्ड इरविन से अपील की कि भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा को कम कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ तो फांसी देने पर तुले हुए थे। और अंततः यह तय हुआ कि 24 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये डेट तय हुई, माहौल और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया देश का, और उससे बचने के लिए इन्होंने करीब 11-12 घंटा पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में तीनों को फांसी दे दी। यह फांसी 7:30 बजे शाम को दी गई। आप कह सकते हैं कि वह रात रही होगी, मार्च की रात रही होगी। और नियम यह है कि किसी को भी शाम में फांसी नहीं दी जाती, लेकिन अंग्रेजों ने उस नियम का उल्लंघन करते हुए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी। और सोचिए कितने महान लोग थे, कितने डिवोटेड थे देश के लिए, कि जब इनको सूचना देने जाता है डिप्टी जेलर, तो उस समय ये लेनिन की जीवनी पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, हमको ये किताब पढ़ लेने दो। किताब ख़त्म हुई, उन्होंने उछाला उस किताब को और कहा कि अब चलो, और फांसी पर जा कर के लटक।
जब इनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तो उसके बाद अंग्रेजों ने एक और पतित काम किया, और पतित काम यह था कि वे इनके शरीर को इनके परिवार वालों को नहीं दिए। इनके शरीर के, तीनों के शरीर के टुकड़े किए गए, छोटे छोटे टुकड़े किए गए, उनको बोरी में भरा गया, पीछे की दीवार तोड़ी गई और चुपके से मिलिट्री के ट्रक से इनको हुसैनी वाला जो 60 किलोमीटर दूर था वहाँ ले जा, मिट्टी का तेल डाल करके इनके शवों को जला। तो यह था सरदार भगत सिंह का जीवन। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।